विभाजोतक ऊतकों कोशिकाओं से या ऊतकों से बनने वाली कोशिकाओं को स्थायी ऊतक कहते हैं और स्थायी ऊतक अपना विभाजन खो चुके होती हैं। तो मैं दीपक कुशवाहा क्लास 9 का चैप्टर नंबर 6 जिसका नाम है ऊतक टिश्यू लेकर आया हूं। बच्चों इसका सेकंड पार्ट है। इसके पहले एक पार्ट आ चुका है जिसमें हमने सरल ऊतक को बताया है, विभाजोतक ऊतक को बताया है। ठीक है, तो आपको इस वीडियो का लिंक इसी में आपको बायो में मिल जाएगा और इसको देखने से पहले उसको अवश्य देखें जिससे आपको प्रॉपर जो है चैप्टर समझ में आएगा और आपका लिंक जो है बना रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि स्थायी ऊतक होता क्या है और ये किस तरीके से इनका निर्माण होता है और ये किसी भी पादप में किस तरीके से कार्य करते हैं। तो बच्चों यदि हम देखें तो जब हमारे पास जो स्थायी ऊतक होते हैं उनका निर्माण विभाजोतक ऊतक से होता है। अब विभाजोतक ऊतक आपने पढ़ा होगा कि जिनमें विभाजन की क्षमता होती है, जो लगातार एक कोशिका से दो कोशिका, दो से चार कोशिका, चार से आठ कोशिकाओं का निर्माण करते हैं, ऐसे ऊतकों को हम क्या बोलते हैं? विभाजोतक ऊतक। ठीक है, तो जो विभाजोतक ऊतक होते हैं, जो विभाजोतक ऊतक होते हैं ये क्या करते हैं? अपना जब विभाजन खो देते हैं तो कन्वर्ट हो जाते हैं स्थायी ऊतक में। और ये स्थायी ऊतक वे ऊतक होते हैं जो कि अपना विभाजन की क्षमता क्या करते हैं? खो चुके होते हैं। मतलब ये अब जीवन में कभी भी विभाजन करने के लिए कैपेबल नहीं होते हैं। लेकिन कुछ ऊतक ऐसे भी होते हैं जो कि परिस्थिति के अनुसार विभाजन पुनः से प्रारंभ कर देते हैं, ध्यान रखिएगा, लेकिन वो बहुत कम होते हैं। ठीक है, तो स्थायी ऊतक क्या है? परमानेंट टिश्यू क्या होता है? तो उन ऊतकों का समूह, यानी ये उन ऊतकों जिसको हम बोलते हैं ऊतक, विभाजोतक ऊतक से उत्पन्न होते हैं जो कि लगातार विभाजित होकर विभाजन की क्षमता खो देते हैं। ठीक है, मतलब इनका जो निर्माण होता है उन ऊतकों से होता है जो लगातार क्या करते हैं? विभाजन करते रहते हैं और अपना विभाजन की क्षमता क्या करते हैं? खो देते हैं और विभेदीकरण द्वारा विशिष्ट कार्य करते हैं। क्या करते हैं? विभेदीकरण मतलब होता है उनमें डिफरेंशिएशन हो जाता है, विभेदन हो जाता है और ये अलग अलग कार्य करने लगते हैं। अब अलग अलग कार्य क्या करते हैं? यानी या कि ये पौधे की मोटाई बढ़ाने में सहायता करेंगे, ये पौधों में खाद्य पदार्थों का परिवहन करने में सहायता करेंगे, ये या कि पौधों को मजबूती प्रदान करने में सहायता प्रदान करेंगे। जैसे हमारी कोशिकाओं में, हम ह्यूमन बींग्स में बोन्स होती, हड्डियां होती हैं। ठीक है, तो क्या हड्डियां विभाजन करती हैं? नहीं करती है। हड्डियों में पाए जाने वाले जो ऊतक हैं वो क्या करते हैं? विभाजन खो चुके होते हैं और उनमें विभाजन नहीं होता है ना। तो यहां पर सेम जो कि उस कोशिकाएं ऐसी होती हैं, कोशिकाओं का समूह ऐसा होता है जो कि विभाजन की क्षमता खो चुके होते हैं। अगला, इनका आकार, आकृति और कार्य क्या होती है? निश्चित होती है। यानी जो स्थायी ऊतक होते हैं इनकी आकार भी, आकृति भी और कार्य भी क्या होते हैं? निश्चित होता है, फिक्स होता है। ठीक है, ये जीवित या मृत दोनों हो सकते हैं, मतलब इनमें जीवन तो है लेकिन विभाजन नहीं करते हैं। ठीक है, स्थायी ऊतक की कोशिकाओं में रिक्तिकाएं जो होती हैं, वैक्यूल जो होती हैं, वो पाई जाती है। ध्यान से समझिएगा, मतलब इनमें खाद्य का संग्रहण होगा। आप देखेंगे कि जो विभाजोतक ऊतक होता है उनमें वैक्यूल नहीं पाया जाता है, लेकिन यहीं पर यदि हम देखें कि जो स्थायी ऊतक है उसमें क्या होती है? रिक्तिकाएं पाई जाती हैं। मतलब यहाँ पर ये यूनिक हो गया कि जो विभाजन करने वाली कोशिकाएं होती हैं उनमें ऊतक में किसी भी टाइप की वैक्यूल नहीं पाई जाती है, क्योंकि बेटा वो बार बार विभाजित होकर एक नई कोशिका का निर्माण कर रही हैं। लेकिन स्थायी कोशिकाएं, अब उनको जीवित रहना है, अपने जीवन को लॉन्ग टाइम तक सरवाइव करना है। तो जब लंबे समय तक जीवित रहना है, जीवन में क्या करना है? स्टेबिलिटी लाना है, तो कुछ खाद्य पदार्थों को तो रखेगा ना। तो जो खाद्य पदार्थों को संग्रहण करेगा, तो संग्रहण करने के लिए कोई ना कोई प्लेस चाहिए, स्थान चाहिए, ऐसे थोड़ी लेके घूमता रहेगा, नहीं। तो उस खाद्य को संग्रहण करने के लिए इनमें क्या पाई जाती है? रिक्तिकाएं, जिसको हम बोलते हैं वैक्यूल पाई जाती है। ओके, आकृति व संरचना के आधार पर स्थायी ऊतक जो होते हैं दो प्रकार के होते हैं। एक होता है सरल स्थायी ऊतक और एक होता है जटिल स्थायी
ऊतक। सरल स्थायी मतलब जो बहुत ही नॉर्मल होता है, जिसमें जीवित अवस्था में होता है, साथ में इनमें विभाजन की क्षमता भी हो सकती है। सरल स्थायी यह केवल एक ही प्रकार की कोशिकाओं का समूह होता है। ठीक है, यानी ऐसे कोशिकाएं जिनमें किसी दूसरी टाइप की कोशिकाएं नहीं होती हैं, केवल एक ही प्रकार की कोशिकाएं का समूह होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, सरल स्थायी। अब ये क्या होती है, संरक्षी होती है और सहायक होती है। संरक्षी का मतलब होता है प्रोटेक्टिव और सहायक का मतलब होता है सपोर्टिंग, है ना। संरक्षण प्रदान करने का काम करती हैं या कि सहायता प्रदान करने का कार्य करती हैं। ठीक है, तो सरल स्थायी ऊतक कितने टाइप का, दो टाइप के, संरक्षित और सहायक। सबसे पहले हम संरक्षित ऊतक का जो है प्रमुख काम होता है सुरक्षा प्रदान करना, यानी प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना। अगला है एपिडर्मिस। यदि इसी में देखें तो पहला जो संरक्षित कोशिकाएं हैं, तो सबसे पहला जैसे हमारी बॉडी में देखें, हमारी बॉडी में, हमारे शरीर में यदि हम देखें तो सबसे ये ऊतक बाहर ये जो पाया जाता है, इसको हम बोलते हैं एपिडर्मिस। और इसका काम होता है हमारे शरीर को सुरक्षा प्रदान करना। जैसे मान लीजिए कोई भी व्यक्ति मान लीजिए जल गया हो, बर्न हो गया हो, तो देखते हैं जले हुए व्यक्ति जो है लगभग बोलता है डॉक्टर के 80% जल गया है, इसके बचने के चांसेस बहुत है। उसका कारण क्या है, उसका कारण ये है कि जब कोई भी व्यक्ति जल जाता है तो उसकी ये जो बाहर की स्किन है वो हट जाती है। जब बाहर की स्किन हट जाती है तो हमारे इन्वायरमेंट, वातावरण में कई सारे बैक्टीरिया हैं, सूक्ष्म जीव हैं, जो कि इसकी बॉडी में अटैक कर देती है और अटैक करके उसके इंटरनल अंदर वाले जो है ऊतकों में, कोशिकाओं में इंटर कर जाता है और इन्फेक्शन कॉज करता है, संक्रमण उत्पन्न करता है, जिसकी वजह से, संक्रमण की वजह से उस व्यक्ति की मौत हो जाती है ना। लेकिन जब तक हमारी शरीर में ये ऊतक प्रेजेंट है, बाहरी त्वचा उपस्थित है, तो हमें किसी भी टाइप का सूक्ष्म जीव अटैक नहीं करता है। कुछ होते हैं जो संक्रामक होते हैं, जो अटैक करते हैं केवल बाहरी सतह में, है ना, लेकिन वैसे नहीं कर पाते, बाहर से अंदर इंटर नहीं कर पाते, तो इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, सुरक्षात्मक या एपिडर्मिस। अब इसी तरह से एपिडर्मिस जो होता है पादपों में भी होता है, पौधों में भी होता है। ठीक है, पौधों के सभी भाग जैसे पत्तियां, फूल, जड़, तने की सबसे बाहरी जो परत होती है एपिडर्मिस कहलाती है, और यह इस पर जो है क्यूटिकल से ढकी होती है। अब बोलोगे कि सर ये क्यूटिकल क्या है, तो ये क्यूटिकल वैक्स, वसा के समान पदार्थ होता है। जैसे हमारी त्वचा पर वसा पाया जाता है, वैक्स पाया जाता है, ठीक है, आपकी जो बाहरी त्वचा है ये यहाँ पर क्या होता है, वैक्स होता है, वसा होता है, जिसकी वजह से जो बाहरी जो जीवाणु होता है इस वसे में क्या कर चिपक जाती है और उसकी मौत हो जाती है। जैसे आपने देखा होगा आपके सबके घरों में चूहा पकड़ने वाला पैड आता है ना, आप देखते हो कहीं भी रख दो तो उसमें चूहा जो है आकर यदि उस पे चला गया, उस पैड के अंदर चला गया तो चिपक जाता है, उसमें ग्लू होती है, उसमें है ना गोंद होती है, जिसकी वजह से उसमें फंसा रह जाता है, उसके फंसे रहने की वजह से उसकी मौत भी हो सकती है ना। ऐसे हमारे शरीर में जो है कि जो बाहरी वसा होती, वैक्स होता है, और उस पर जब कोई बैक्टीरिया, जीवाणु आकर बैठ जाता है तो चिपक जाता है। अब वो कहीं बाहर ना जा सकता है, ना तो अंदर जा सकता है, वहीं पर उसके रहकर मौत हो जाती है। ठीक है, तो इसी तरह यहां पर भी है, क्यूटिकल का काम होता है उसको बाहरी संक्रमण से बचाना। ठीक है, क्यूटिन जो होता है, ये क्यूटिकल जो होता है, क्यूटिन एक मोम जैसा जल प्रतिरोधी पदार्थ होता है जो कि एपिडर्मिस कोशिकाओं द्वारा स्त्रावित होता है। ठीक है, यह पदार्थ जल क्षय के विरुद्ध यांत्रिक आघात या परजीवी कवक से रक्षा करता, भी हमने बताया कि ये जो है क्यूटिकल जो होता है, ये क्यूटिन एक मोम है, ये मोम की तरह पदार्थ है, वैक्स की तरह पदार्थ है जो जल प्रतिरोधी पदार्थ होता है, यानी ये जल से क्या करता है, रोकने का काम, जल से सुरक्षा प्रदान करता है। तो यहाँ पर यही पदार्थ क्या करता है, यांत्रिक आघात, यानी किसी तरह के जो है यांत्रिक आघात, किसी तरह अटैक, और परजीवी यानी जो हमने बताया कि बाहरी जीवों से क्या करता है, रक्षा प्रदान करता है। अधिकतर पौधों में एपिडर्मिस के साथ साथ पत्तियों में सूक्ष्म छिद्र, रंध्र, स्टोमेटा भी पाए जाते हैं, है ना। स्टोमेटा में दो गार्ड सेल, रक्षक कोशिकाएं पाई जाती है। मतलब आपने देखा होगा कि इसी तरह से पत्तियों में भी होता है, वैक्स होता है, लेकिन पत्तियों में एक और संरचना होती है जिसको स्टोमेटा कहते हैं, और स्टोमेटा का काम होता है क्या, सुरक्षा प्रदान, रेस्पिरेशन करना, श्वसन करना और गैसियस आदान प्रदान करना। अब मान लीजिए यहाँ पर एपिडर्मिस हम कैसे आपको दिखाए, मान लीजिए हमारे पास यहाँ पर
ये मान लीजिए हमारे पास ये पादप है, ठीक है, पौधा है, ठीक है, मानना पड़ेगा आपको, मान लो, ठीक है। अब ये जो पौधा है, इसकी ये अपर लेयर होगी, अपर का मतलब होता है बाहरी परत हो जाएगी, ये बाहरी परत है, और ये भी बाहरी परत है, ठीक। ओके, अब इस बाहरी परत में क्या होता है, यहां पर कुछ आपको पता है कि इस तरीके से जो है इसमें जो है छाल होती है, छाल यानी इसमें एक तरह से दरार टाइप की संरचना पाई जाती है। इसमें जो है इस तरीके से इसकी जो बाहरी संरचना होती है पौधे की, इस तरीके से बिल्कुल उबड़ खाबड़ कटी फटी सी रहती है, इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से खटी फटी रहती है, ठीक है। और ये जो संरचना है इसको हम बोलते हैं एपिडर्मिस। क्या बोलते हैं बेटा? एपिडर्मिस बोलते हैं। इसको हम बोलते हैं एपिडर्मिस बोलते हैं, ठीक है। और ये जो एपिडर्मिस होती है, बाह्य त्वचा जो होता है, ये क्या काम करता है? एपिडर्मिस जो काम करता है, ये सुरक्षा प्रदान करने का काम करता है। ठीक है, सुरक्षा प्रदान करने का कार्य करता है। ये चीजें समझ में आए कि नहीं? तो ये जो छाल होता है ये किसका काम करता है? एपिडर्मिस को होता है, बाह्य त्वचा होती है, ठीक है। अगला है एपिडर्मिस के कार्य क्या होते हैं, इसके फंक्शन क्या होते हैं? तो पौधों को सुरक्षा प्रदान करना, किसी भी पौधे को क्या करता है? ये सुरक्षा प्रदान करता है, प्रोटेक्शन प्रदान करता है। एपिडर्मिस की जो क्यूटिकल होती है बाष्पोत्सर्जन को रोकती है, जिससे पौधे झुलसने से बच जाते हैं। मतलब क्या हुआ? जैसे मान लीजिए आप गर्मी में जो है, धूप में जो है, गर्मियों के सीजन में यदि बैठे रहो और पानी ना पियो लेकिन आप धूप में बैठे रहो। जब आप धूप में बैठे रहेंगे तो आपकी बॉडी से पसीना निकलता रहेगा, पानी जो है वेपर के फॉर्म में निकलता रहेगा, ठीक है। और पानी आप नहीं पी रहे, जिससे आपको क्या हो जाएगा? डिहाइड्रेशन हो जाएगा, पानी की शरीर में कमी हो जाएगी, उसकी वजह से आपकी मौत भी हो जाती है, मृत्यु भी हो सकती है। ऐसे पौधे होते हैं, पौधों में यदि क्यूटिकल ना हो तो इनमें बाष्पोत्सर्जन, धूप की वजह से इनमें बाष्पोत्सर्जन ज्यादा होगा, और जब बाष्पोत्सर्जन ज्यादा होगा तो पानी की हानि ज्यादा होगी। आपको पता है कि पौधों को प्रॉपर पानी जो है केवल बरसात में ही मिलती है, रेनिंग सीजन में मिलती है, उसके अलावा नहीं मिल पाती है। वो उसके अलावा क्या करती है? जड़ों से पानी जो है खींचने का कार्य करती है, बस अपने आप को जीवित रखते हैं, ठीक है। तो प्रॉपर जो पानी है उनको रेनिंग सीजन में, बरसात में ही मिलती है। तो उससे पानी की लॉस को, हानि को बचाने के लिए ये क्यूटिकल क्या करते हैं? इनकी सहायता करते हैं और बाष्पोत्सर्जन को रोकते हैं। अगला, स्टोमेटा द्वारा गैसों का आदान प्रदान में सहायता और बाष्पोत्सर्जन में सहायता करता है। यानी ये जो क्यूटिकल यानी जो बाहरी त्वचा होती है, ये स्टोमेटा यानी जो रंध्र होते हैं उनमें गैसों का आदान प्रदान, साथ में बाष्पोत्सर्जन में क्या करता है बच्चों? सहायता प्रदान करता है। कौन? एपिडर्मिस। इन्हें चीजें समझ में आए? अब इसके बाद आता है बेटा कार्क। अब कार्क क्या होता है? तो कार्क जो है वही जो हमने बताया कि एपिडर्मिस के बाहरी जो छाल है उसी को कार्क बोलते हैं, ठीक है। तो पौधों में लगातार वृद्धि के कारण जड़ तने परिधि में उपस्थित ऊतक कार्क में बदल जाता है। मतलब वो जो है स्थायी जो है विभेदन की जो क्षमता है, विभाजन की जो क्षमता है, ये खो चुके होते हैं। इन कोशिकाओं की भित्ति सुबेरिन की जमाव के कारण मोटी हो जाती है। यानी जब हमारे शरीर में जो है बार बार यानी जब वसा का डिपोजिट होने लगे तो देखते हो ना कि क्या होने लगता है? यहाँ पर शरीर में देखते हो कि कचरा जम जाता है, इसको थोड़ा घिसो तो निकलने लगता है, वही यहाँ पर भी है, ठीक है। कार्क की कोशिकाएं जल गैस दोनों प्रकार के प्रवाह को क्या करती है? रोकती है, ठीक है। अगला कार्क का काम क्या होता है? कार्क झटकों व चोट से पौधों को बचाता है।
मतलब ये पौधों को क्या करता है, एक तरह से प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, उसमें किसी तरह के चोट ना लगे, उसमें किसी तरह के झटके ना लगे, उससे बचाता है। आपने कभी आम का, पीपल का, जामुन का पेड़ यदि काटे हो तो सबसे बाहर जो है बिल्कुल पपड़ी जैसा जो है संरचनाएं निकलती है, उसे ही हम कार्क बोलते हैं। आप देखते हो कि जब उनको काटने के लिए आप जाते हो तो सबसे पहला जब कुल्हाड़ी मारते हो तो सबसे पहले कार्क कटता है ना। तो ये आघात से बचाता है, पहले उसको कार्क को काटोगे, देन उसके बाद एपिडर्मिस को काटोगे, फिर उसके अंदर जाओगे, है ना। तो इस तरीके से ये क्या करता है, बचाता है। ये बहुत हल्का, जलरोधी और संपीडित होता है। ये कैसा होता है, हल्का होता है, जलरोधी होता है और कैसा होता है, संपीडित होता है। कार्क का उपयोग कुचालक व झटके सहने वाले पदार्थों के रूप में किया जाता है। ध्यान रखिएगा, जो कार्क है इसका उपयोग कहाँ किया जाता है, तो कुचालक, है ना, जो कुचालक का मतलब होता है उष्मारोधी, है ना, पदार्थों को बनाने के लिए, झटकों को सहने के लिए। झटकों का मतलब जैसे मान लीजिए कहीं हम कोई ट्रांसपोर्टेशन कर रहे हैं तो उसमें यूज किया जाता है, ठीक है। इस तरीके से इनको क्या किया जाता है, बचाने में प्रयोग किया जाता है। किसका उपयोग किया जाता है बच्चों, कार्क का उपयोग किया जाता है। अगला है स्ट्रोमेटा, रंध्र। अब रंध्र का काम क्या होता है, गैसों का आदान प्रदान करना, साथ में बाष्पोत्सर्जन करना, ठीक है। पत्तियों की एपिडर्मिस में बहुत से सूक्ष्मदर्शी छिद्र होते हैं जो कि वृक्क के समान आकार की रक्षी कोशिकाओं से घिरी होती हैं। ये क्या कहलाते हैं, स्ट्रोमेटा कहलाते हैं, ठीक है। यानी जो पत्तियां हैं उनकी एपिडर्मिस में बहुत सारे छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं, जिनमें किडनी के समान कोशिकाएं पाई जाती हैं। उनको हम क्या बोलते हैं, गार्ड्स कोशिकाएं पाए जाते हैं, और इसे हम क्या बोलते हैं, स्ट्रोमेटा कहते हैं। कार्य क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 व ऑक्सीजन O2 का आदान प्रदान करना व जल का बाष्पोत्सर्जन में ह्रास करना, ठीक है। तो इनका काम होता है गैसियस एक्सचेंज करना, साथ में बाष्पोत्सर्जन करना, ठीक है। अब यदि हम स्ट्रोमेटा की संरचना की बात करते हैं तो किस तरीके से स्ट्रोमेटा होगा, तो ध्यान रखिएगा, स्ट्रोमेटा दो तरह के होता है, एक होता है खुला और एक होता है बंद। तो सबसे पहले हम खुला बनाते हैं। तो आप देखोगे कि एक कोशिका ये हो गई और दूसरी कोशिका ये हो गई, ठीक है। ये हो गए, इसमें कुछ जो है इस तरीके से कोशिकाएं पाई जाती हैं। इसकी जो आंतरिक वॉल होती है, आंतरिक भित्ति होती है, ये मोटी होती है, ठीक है। अब यदि हम देखें तो यहां पर आपको ये दो डायग्राम मिल गए, ठीक है। ये जो है मान लीजिए खुला रंध्र है, क्या है बच्चों, खुला रंध्र, जिसको हम बोलते हैं ओपन स्ट्रोमेटा। ये बच्चों है खुला रंध्र होता है, ठीक है। अब इसमें आप देखोगे तो ये जो होती हैं इनको हम बोलते हैं गार्ड कोशिका, गार्ड कोशिका, ठीक है। यहां पर इन दोनों को हम बोलते हैं सहायक कोशिका, सहायक कोशिका, ठीक है। यहां पर ये क्या है, खुला रंध्र है, ठीक है। यहां पर ये जो होता है ये क्लोरोप्लास्ट होता है, क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट होता है, क्लोरोप्लास्ट होता है। यहां पर भी ये है क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। इन्हीं चीजें समझ में आई। अब खुले रंध्र में और बंद रंध्र में क्या फर्क होता है, तो ध्यान रखिएगा।
खुले में ये वाला भाग जो है आपको ओपन दिखेगा, और बंद रंध्र में ये वाला भाग जो होता है ये बिल्कुल आपको पैक्ड दिखेगा, ठीक है, बंद हुआ दिखेगा। तो इसे हम क्या बोलते हैं, इस वाले रंध्र को हम क्या बोलेंगे बच्चों, इसको हम बोलेंगे बंद रंध्र। क्या बोलेंगे, बंद रंध्र, ठीक है। क्लोज जो है स्टोमेटा, इसको हम क्या बोलेंगे, बंद रंध्र। ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे, बंद रंध्र बोलेंगे, क्लोज स्टोमेटा बोलेंगे। समझ में आया? तो ये दो टाइप के स्टोमेटा हो गए, एक क्लोज और एक हो गया ओपन। क्लोज का काम होता है जो है बाष्पोत्सर्जन क्रिया को रोकना, और ओपन का काम होता है गैसियस एक्सचेंज करना और बाष्पोत्सर्जन में सहायता प्रदान करना। तो बच्चों ये है किसकी, रंध्र की संरचना हो गई, ठीक है। अब यदि हम देखें कि जो कारक है, ये कारक जब जड़ व तने की वृद्धि हो जाते हैं तो द्वितीयक मेरिस्टेमेटिक एपिडर्मिस की बाहरी की ओर क्या होता है, धकेल देती है। ये पौधे तने की बाहरी भाग में कई स्तरों में कारक या पौधों की छाल के रूप में क्या होते हैं, इकट्ठे होते हैं। इनके बीच में किसी भी प्रकार का अंतर कोश के अवकाश जो होता है नहीं पाया जाता है। साथ में क्या होते हैं, सुबेरेन क्या होते हैं, जमा होता है। यानी इनमें क्या होता है, सुबेरेन क्या होती है, जमा होती है, ठीक है। अगला हम बात करते हैं सहायक जो है, सपोर्टिंग जो होती है टिश्यू, या जिसको हम बोलते हैं सहायक स्थायी ऊतक की बात करते हैं। सहायक स्थायी ऊतक, सपोर्टिंग जो मेरिस्टेमेटिक यानी परमानेंट टिश्यू होती है, वो तीन टाइप के, पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेन्काइमा, तीन टाइप के होते हैं। पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा, ये तीन टाइप की जो होती है सहायक सपोर्टिंग जो होती है परमानेंट टिश्यू होती है, यानी स्थायी ऊतक होते हैं। अब इनकी बात हम यदि करते हैं तो सबसे पहले आता है पैरेन्काइमा। अब पैरेन्काइमा की यदि आप संरचना के बारे में सबसे पहले बात करें, किसके बारे में बात करते हैं, संरचना के बारे में, तो जो पैरेन्काइमा की कोशिकाएं होती हैं कुछ इस तरीके से होती हैं। यदि आपको इस तरीके से कहीं मिल जाए तो ये क्या होती है बेटा, पैरेन्काइमा कोशिकाएं होती हैं। ठीक, अब यदि आप देखोगे तो इसका बाहरी जो संरचना है, इसका जो बाहरी संरचना है इसको हम बोलते हैं क्या, बाह्य कोशिका भित्ति, ठीक है। ये क्या होता है, केंद्रक होता है। ये क्या होता है, यहां पर आप देख रहे हैं कोशिकाओं में अवकाश है, दो कोशिकाओं के बीच में खाली स्थान है, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं अंतर कोशिकीय अवकाश, अंतर कोशिकीय अवकाश, ठीक है, अंतर कोशिकीय अवकाश बोलते हैं, ठीक है। साथ में इनमें क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट होता है, क्लोरोप्लास्ट होता है, ठीक है। तो यदि हम इनकी बात करते हैं, किसकी, पैरेन्काइमा कोशिकाओं की बात करें, तो आप देख रहे हैं इनके आकार की बात करते हैं, तो इनका आकार होता है कैसा, गोलाकार, अंडाकार, बहुभुज, बहु कोणीय, ठीक है, और क्या होता है, लंबी। ये आकार की बात हो गई। फिर क्या होता है, ये क्या होती है, प्रकाश संश्लेषी, यानी ये क्या करते हैं, खाद्य निर्माण का कार्य करते हैं। किसका कार्य करते हैं बच्चों, खाद्य निर्माण का काम करते हैं। ये क्या करते हैं,
खाद्य निर्माण का कार्य करते हैं। समझ में आया? तो ये किसकी बात हो गई? पैरेन्काइमा की बात हो गई। ठीक है, तो इन में क्या होता है? इन्हें पैकिंग ऊतक भी कहा जाता है। ये कैसी होती है? गोलाकार, अंडाकार, बहुभुजी और लंबी होती है एवं समान व्यास वाली जीवित कोशिकाएं। ध्यान रखना, यहाँ पर ध्यान देने वाली बात क्या है? जीवित कोशिकाएं होती है, लिविंग कोशिकाएं होती हैं। अब भैया जीवित है तभी तो क्लोरोप्लास्ट है, और क्लोरोप्लास्ट है तभी तो प्रकाश संश्लेषण होगा, और प्रकाश संश्लेषण होगा तभी तो खाद्य का संग्रहण होगा। समझ में आया? अगला, कोशिका भित्ति पतली, कोशिका द्रव्य सघन होता है। ठीक है, कोशिका के मध्य में केंद्रक और रिक्तिका पाई जाती है। ठीक है, स्थिति पौधे के सभी भागों में उपस्थित जड़, तना, पत्ती, फूल, फल सभी में ये क्या हो जाती है? पाई जाती है। एक चीज और बता दूं यहाँ पर कि जो इनकी भित्ति होती है, कोशिका भित्ति जो होती है किसकी? पैरेन्काइमा की। ठीक है, तो इनकी जो कोशिका भित्ति जो होती है, कोशिका भित्ति जो होती है वो सेल्यूलोज की बनी होती है। किसकी बनी होती है? सेल्यूलोज की बनी होती है। ठीक है, किसकी बनी होती है? सेल्यूलोज की बनी होती है। इतना समझ में आया? अब पैरेन्काइमा का कार्य क्या होता है, फंक्शन क्या होता है, इसके बारे में बात करते हैं। भोजन को संचित कर इकट्ठा करना। ठीक है, इनका काम होता है जो फूड होता है, खाना जो होता है, इसको संचित कर लेना। ठीक है, एवं पौधों के अपशिष्ट पदार्थ, गोंद, रेजिन, क्रिस्टल, रेजिन का इकट्ठा करना। मतलब इसमें उत्पन्न होने वाले जो पदार्थ होते हैं, किनमें? इन कोशिकाओं के द्वारा उनको इकट्ठा करना, स्टोर करना। यांत्रिक मजबूती प्रदान करना, यानी यांत्रिक का मतलब क्या होता है? फिजिकल जो स्ट्रांगनेस होती है, दृढ़ता जो होती है, उसको प्रदान करना। ये किसका काम होता है? पैरेन्काइमा का होता है। इन्हें चीजें क्लियर हो गई होंगी। ठीक है, नेक्स्ट यदि हम बात करते हैं कोलेनकाइमा, पैरेन्काइमा का पहली बार, और अगला यदि हम देखते हैं तो इनमें कुछ रूपांतरण पाए जाते हैं। जब पैरेन्काइमा की कोशिकाओं में क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है तो वे हरे रंग की होती हैं। ध्यान रखना, कोलेनकाइमा हरित लवक यानी जो होते हैं ऊतक कहलाती हैं। तब ये प्रकाश संश्लेषण करके भोजन बनाती हैं, और ये कोशिकाएं पत्तियों व नवजात तनु के बाह्य आवरण में पाई जाती हैं। मतलब ये प्रकाश संश्लेषी कोशिकाओं की तरह भी कार्य करते हैं। कौन? पैरेन्काइमा कोशिकाएं, ऊतक। अगला हम बात करते हैं कोलेनकाइमा की बात करते हैं। ठीक है, तो यदि हम बात करते हैं किसकी बच्चों? कोलेनकाइमा की बात करें तो कोलेनकाइमा किस तरीके से होती है, उनकी थोड़ी सी चर्चा कर ले। आप देखेंगे कि जो कोलेनकाइमा की कोशिकाएं होती हैं कुछ आपको इस तरीके से दिखाई देंगी। ठीक है, अब कोलेनकाइमा की किस तरीके से, कुछ इस तरीके के हम इनकी संरचनाएं बना लेते हैं। ठीक, अब क्या ये सिंगल लेयर है? बिल्कुल नहीं, इनमें क्या होती है? डबल होती है इस तरीके से। और इनमें क्या हो गई? ये रिक्तिका बन गई। रिक्तिका के साथ साथ इसमें क्या होगा? न्यूक्लियस भी होगा। ये केंद्रक होता है इस तरीके से। और सबसे बड़ी बात यहां पर यह है कि इनके कॉर्नर में यानी किनारों में यहां पर कुछ डिपोजिशन होता है सेलुलोज, हेमीसेलुलोज और पैक्टिन का। यहां पर इनके किनारों पर इस तरीके से क्या होता है बच्चों? डिपोजिशन पाया जाता है, यानी यहां पर कुछ संग्रहण होता है यहां पर। ठीक है, और ये जो संग्रहण होता है ये किसका होता है? ध्यान रखना, पैक्टिन, सेलुलोज और हेमीसेलुलोज का। ठीक है, तो इनमें यदि आप बात करोगे तो इनमें क्या होती है? कोशिका भित्ति होती है। ये क्या हो गई? कोशिका भित्ति हो गई। ठीक है, ये क्या हो गई? डिपोजिशन, यानी जिसको हम बोलते हैं सेलुलोज, हेमीसेलुलोज, पैक्टिन। ये क्या होते हैं? पैक्टिन होता है। ठीक है, साथ में ये क्या होती है? रसधानी होती है। ये क्या होता है? केंद्रक होता है।
ठीक। फिर क्या होता है यहां पर अंतर कोशिकीय अवकाश, अंतर कोशिकीय अवकाश जो होता है वो क्या होता है, अनुपस्थित होता है। अंतर कोशिकीय अवकाश क्या होता है, अनुपस्थित होता है। ठीक है, इनमें क्या होता है, साइटोप्लाज्म पाया जाता है, कोशिका द्रव्य पाया जाता है। ये इन्हें चीजें समझ में आया कि नहीं है? तो कोलेनकाइमा जो है पैरेन्काइमा के समान क्या होती है, जीवित कोशिकाएं होती है। कुछ क्लोरोफिल युक्त होती है। मतलब क्या हुआ कि इनमें भी क्या होता है बच्चों, क्लोरोफिल पाया जाता है। इनमें भी क्या होगा, क्लोरोफिल क्या होगा, क्लोरोफिल क्या होगा, उपस्थित होगा। ठीक है, अगला पतली भित्ति, कोशिका भित्ति, कोशिकाओं के मध्य बहुत कम स्थान होता है, बहुत कम क्या होता ही नहीं है। लंबी, स्थूल, लचीली, सेलुलोज, पैक्टिन और अनियमित ढंग से कोनों में जमाव होता है। अभी हमने बताया कि इनमें क्या होता है, सेलुलोज का और पैक्टिन का क्या होता है, जमाव होता है। यहां पर ये देखो, यहां पर क्या है, पैक्टिन का है और किसका जमाव है बच्चों, सेलुलोज का जमाव होता है। ठीक है, सेलुलोज और पैक्टिन का क्या है, जमाव पाया जाता है। ठीक है, और अंतःकोशिकीय स्थान क्या होता है, अनुपस्थित है। बाह्य त्वचा के नीचे क्या होती है बेटा, उपस्थित होती है, यानी जो एपिडर्मिस होती है उसके जस्ट नीचे ये क्या होती है, पाई जाती है। अगला, यांत्रिक शक्ति एवं बिना टूटे लचीलापन प्रदान करना और क्लोरोफिल के कारण शर्करा और स्टार्च का निर्माण करना। ध्यान रखना, इसका काम होता है शर्करा और स्टार्च का निर्माण करना। साथ में और क्या कर रहा है, यांत्रिक शक्ति यानी जो होता है जिसको हम बोलते हैं पोटेंशियल, जो फिटनेस है, और साथ में जो है यांत्रिक सहारा जो है उसको प्रदान करने का ये कार्य करती है। ओके, तो ये बच्चों किसका काम हो गया, कोलेनकाइमा का काम हो गया। अगला यदि हम बात करते हैं स्क्लेरेनकाइमा का, और स्क्लेरेनकाइमा जो होती है, स्क्लेरिड्स होती हैं। आपने देखा होगा किसमें, नारियल में आपने देखा होगा कि उसमें रेसे पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, रेसे पाए जाते हैं। जैसे मान लीजिए ये नारियल का, मान लीजिए ये इस तरीके से होता है और इसमें इस तरीके से जटाएं पाई जाती हैं, इस तरीके से। ठीक है, इस तरीके से इसमें क्या होती हैं, जटाएं पाई जाती हैं, और यहाँ पर ये नारियल का ये जो है बीज है। ठीक है, तो इनको हम क्या बोलते हैं, स्क्लेरेनकाइमा बोलते हैं। ठीक है, तो ये स्क्लेरेनकाइमा। तो यहाँ पर स्क्लेरिड्स जो होती है, स्क्लेरिड जैसे आपने नींबू में देखा होगा, संतरा में देखा होगा तो जाली होती है, और आपने आंवले में देखा होगा, आम में देखा होगा, देखते हुए बोलते हैं ना जालीदार आम है, जालीदार जो है क्या बोलते हैं, आंवला है ना। तो ये जो है ये किसका काम करते हैं, स्क्लेरिड्स होती हैं, स्क्लेरेनकाइमा की बनी होती है। किसकी बनी होती है, स्क्लेरेनकाइमा की। तो इस तरीके से होती है, कुछ इस तरीके से होती है, कुछ इस तरीके से होती है। ठीक है, इनमें क्या होते हैं, छोटे छोटे से छिद्र होते हैं जिसको हम क्या बोलते हैं, सिंपल पिट या साधारण जो है पिट होते हैं। क्या होते हैं, साधारण छिद्र होते हैं। ठीक है, फिर इनमें जो होती है नेरो जो होता है, सकरा जो होता है, गुहा, सक्रिय गुहा पाई जाती है। गुहा पाई जाती है। लिग्निफाइड थिक वॉल यानी लिग्निन की बनी भित्ति होती है। ठीक है, और इसमें क्या होता है, खाली स्थान होता है। ठीक है, तो ये क्या हो गई बेटा, स्क्लेरेनकाइमा हो गई। ठीक, तो ये दो प्रकार की होती है, फाइबर और क्या होती है, स्क्लेरेट। अभी हमने बोला फाइबर का मतलब होता है रेशेदार होती है या स्क्लेरेट्स होती है।
इनकी जो कोशिकाएं होती है लंबी होती हैं और सक्रिय मोटी होती है। अंतर कोशिकीय स्थान क्या होता है, अनुपस्थित होता है, जीव द्रव्य सहित मृत होती है, मतलब ये डेड सेल होती है। नारियल में क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट होता है क्या, नहीं होता है, डेड होती है। अगला, इन कोशिकाओं में उपस्थित लिग्निन कोशिका भित्ति मोटी होती है, यानी इनमें क्या होता है, लिग्निन पाई जाती है, यानी इनकी कोशिका भित्ति जो होती है लिग्निन की बनी होती है। किनकी, स्क्लेरेन्काइमा की, पैरेन्काइमा की सेलुलोज, स्क्लेरेन्काइमा की पैक्टिन सेलुलोज हेमीसेलुलोज, और कोलेनकाइमा की पैक्टिन सेलुलोज हेमीसेलुलोज, स्क्लेरेन्काइमा की लिग्निन की। अब स्थिति क्या है, स्क्लेरेन्काइमा की कोशिकाएं कॉर्टेक्स मोटी फ्लोएम कठोर बीज वाले फलों जैसे आम में, नारियल में, बादाम में आदि में पाई जाती है। अभी हमने बताया था कि नारियल में, बादाम में, आम में पाई जाती है। इसके साथ साथ स्क्लेरेन्काइमा जो होती हैं लंबी सक्रिय लिग्निन युक्त होती हैं। ठीक है, ये कैसी होती हैं, लॉन्ग होती हैं, नैरो होती हैं, और कैसी होती है, लिग्निन युक्त। पौधों की छाल नारियल के रेशेदार स्क्लेरेन्काइमा कोशिकाओं का उदाहरण है। अभी हमने बताया कि नारियल में जो बाहरी जटाएं होती हैं वो किसकी बनी होती बेटा, स्क्लेरेन्काइमा की बनी होती है। इन्हें चीजें क्लियर हो गई होंगी। ठीक है, तो यहाँ पर स्क्लेरेन्काइमा आप देख रहे हैं दो टाइप की, एक फाइबर है और एक स्क्लेरेट्स है। इनकी कोशिका लंबी सक्रिय होती है, अंतर कोशिका स्थान क्या होता है, अनुपस्थित होता है। साथ में जो होता है इनमें क्या होता है, इनकी भित्ति जो होती है लिग्निन के, मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट्स क्या है, लिग्निन। तो लिग्निन को आपको बहुत अच्छे से याद करके रखना है क्योंकि ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जाता है। ठीक है, स्थित स्क्लेरेन्काइमा की कोशिकाएं ये कहाँ और कहाँ पाई जाती है, आम में पाई जाती है, नारियल में पाई जाती है, बादाम में पाई जाती है, साथ में आपने देखा होगा। ओके, इन्हें चीजें क्लियर हुई। तो अगला क्या है, जटिल स्थायी ऊतक। तो आपने सरल स्थायी ऊतक में आपने ये देखा, यानी सरल स्थायी ऊतक में जो है आपने क्वार्क देखा, स्टोमेटा देखा, साथ में ये जो है पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा के बारे में देखा। अगला क्या है बच्चों, जटिल स्थायी ऊतक। जटिल का मतलब होता है कि जो कंप्लीटली पूरी तरीके से जो है मृत होंगी, विभाजन की क्षमता क्या होती है, खो चुकी होती है। ठीक है, तो वे ऊतक जो दो या दो से अधिक प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं जटिल स्थायी ऊतक कहलाते हैं। ठीक है, तो ये ऐसी ऊतक हैं, ऐसी कोशिकाएं हैं जो दो या दो से अधिक कोशिकाओं से मिलकर बनी होती हैं, तो उन्हें हम क्या बोलेंगे, जटिल ऊतक। ये दो प्रकार के होते हैं, जाइलम और फ्लोएम। ठीक है, ये दोनों संवहन ऊतक है, यानी वैस्कुलर टिश्यू का काम करती हैं। ये दोनों क्या करती हैं, वैस्कुलर टिश्यू का काम करती हैं। ठीक है, अब दोनों में सबसे पहली बात यदि हम बात करते हैं जाइलम और फ्लोएम। जाइलम और फ्लोएम जो है, जिस तरीके से हमारे शरीर में, मानवों के शरीर में आर्टरीज और वेन्स होती है, धमनी और सिराएं होती हैं, तो धमनी और सिराओं का काम होता है रक्त को पूरे शरीर में, कंप्लीट बॉडी में सर्कुलेट करना, परिसंचरित करना। उसी तरह से जिस तरीके से हमारे शरीर में ये काम कर रही है, कौन, धमनी और सिराएं काम कर रही है, उसी तरीके से पादपों के शरीर में ये जाइलम और फ्लोएम काम करते हैं। ठीक है, तो जाइलम और फ्लोएम की यदि हम बात करते हैं तो जाइलम कुछ इस तरीके से, ये जाइलम की संरचना है। ठीक है, जाइलम जो है आप देखोगे तो एक तरह से जल और खाद्य पदार्थों का, यानी खनिज का क्या करता है, परिसंचरण करता है। तो आपको याद करने की थोड़ी सी आवश्यकता है। आवश्यकता ये है कि कंफ्यूजन यहाँ पर बहुत होता है कि जल का, यानी जाइलम का कार्य क्या होता है। तो जाइलम का कार्य होता है जल एवं खनिज का परिवहन करना। तो यदि हम किसकी बात कर रहे हैं बच्चों, जाइलम की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं, जाइलम की। तो आपको पता है कि जाइलम, तो आपने देखा होगा जो हिंदी है, हिंदी में आपने देखे होंगे कि जल एक तरह से क्या होता है, पानी को हम क्या बोलते हैं, जल। ठीक है, जल, नीर, है ना। तो यहाँ पर जाइलम में भी क्या आ रहा है, जल। तो जाइलम और क्या होता है, जल। ठीक है, तो आप इससे कंसेप्ट को याद करके रखना। क्यों रखना है, क्योंकि यहाँ पर कंफ्यूजन बहुत होता है। जब आप पेपर लिखने जाते हो तो यहाँ पर गलतियां आप करके आते हो कि फ्लोएम की जगह में जाइलम को लिख देते हो, जाइलम की जगह में फ्लोएम को लिख देते हैं, वो गलत हो जाता है। और गलती ना हो उसके लिए सबसे अच्छा कंसेप्ट यही है कि जाइलम, यहाँ पर जा से आता है जाइलम और जल से जाता है जल। ठीक है, याद करने का एक ट्रिक है। अब ये जो है जाइलम के जो है चार पार्ट, चार कंपोनेंट से ये मिलकर बना होता है। ठीक है, तो एक है जाइलम फाइबर,
दूसरा है जाइलम वेसल्स, जाइलम पैरेन्काइमा और जाइलम ट्रैकिड्स। ठीक है, तो सबसे पहले आता है ट्रैकिड्स। ठीक है, ट्रैकिड्स आता है, फिर आता है जाइलम फाइबर, सॉरी ट्रैकिड्स के बाद आता है वेसल्स। क्या आता है? वेसल्स, वेसल्स। फिर आता है जाइलम पैरेन्काइमा, जाइलम पैरेन्काइमा। फिर आता है जाइलम फाइबर। ठीक है, फाइबर। ठीक है, तो ये जाइलम के भाग हो गए। तो यहां पर आपको इस डायग्राम में आपको दिख रहा है कि जो वेसल्स है, वेसल्स का काम होता है एक तरह से पाइप की तरह। ठीक है, तो जाइलम वेसल्स का काम होता है पाइप की तरह संरचना का निर्माण करना। तो जो पाइप की तरह संरचना आपको दिखेगा वो क्या होता है? जाइलम वेसल्स। ठीक है, और उस वेसल्स को सहायता, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने वाला जो संरचना होता है वो होता है फाइबर, रेसे जिसको बोलते हैं। ठीक है, और उसके बाहर जो है स्थायी रूप से उसको जो भित्ति का निर्माण करने का काम करता है वो होता है पैरेन्काइमा। ठीक है, फिर एक ट्रैकिड्स यानी ट्रैक का निर्माण करता है। जैसे आपने देखा होगा रेलवे ट्रैक है ना, तो उस रेलवे ट्रैक में आप देखते हो कि बीच में जो है खाली स्थान होता है, तो उस ट्रैक का निर्माण करने वाले जो संरचना होता है उसको हम क्या बोलते हैं? ट्रैकिड्स बोलते हैं। ठीक है, तो आप देख रहे हो कि इस जाइलम में 4 कंपोनेंट है। क्या क्या? पहला है जाइलम जो है ट्रैकिड्स है, दूसरा क्या है? वेसल्स है, तीसरा क्या है? पैरेन्काइमा है, और चौथा क्या है? फाइबर्स है। ठीक है, अगला यदि हम संरचना देखें, जाइलम का ये है, फ्लोएम का ये है। जाइलम में आप देख रहे हो तो कुछ इस तरीके से जो संरचना है इसको हम क्या बोलते हैं? जाइलम बोलते हैं। तो यदि आप देखोगे कि इस तरीके से जो संरचनाएं आपको दिख रही हैं ये क्या है? जाइलम की संरचनाएं हैं। अब इसमें फाइबर, ट्रैकिड्स और क्या है ये जो है इसके पहले के जो है आपको देखोगे कि वेसल्स जो है उनका फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, अब यदि आप देखोगे तो इन वेसल्स में छोटे छोटे से क्या होते हैं? छिद्र होते हैं, जिनको हम बोलते हैं पिट्स बोलते हैं। इनमें छोटे छोटे से ये पिट्स है, छिद्र हैं, इनको हम क्या बोलते हैं? पिट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पिट्स। ठीक है, छिद्र बोलते हैं। ठीक, फिर यहां पर ये आप देख रहे हो कि रेसे के तरह संरचना फाइबर होती है। ट्रैकिड्स, ट्रैक लाइक स्ट्रक्चर इस तरीके से फॉर्मेशन कर रहा है, इसको हम बोलते हैं ट्रैकिड्स। फ्लोएम में यदि हम देखते हैं तो फ्लोएम का संरचना कुछ इस तरीके से, तो फ्लोएम में अलग अलग पार्ट्स होते हैं, लेकिन अभी हम क्या फ्लोएम में यदि आप देखोगे तो क्या होता है? पहला होता है सीप ट्यूब होता है। ठीक है, सीप प्लेट जो होता है, फिर सीप ट्यूब के बाद होता है सीप एलिमेंट, यही होते हैं। पहला सीप ट्यूब, दूसरा है कंपेनियन सेल। ठीक है, फिर आता है फ्लोएम फाइबर, थर्ड फ्लोएम फाइबर, और फिर आता है फ्लोएम पैरेन्काइमा। ठीक है, तो उसके भी 4 पार्ट होते हैं। तो 4 पार्ट जाइलम के भी होते हैं, 4 पार्ट फ्लोएम के भी होते हैं। समझ में आ गया कि नहीं? अब जाइलम की हम बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? जाइलम। यह ऊतक पादपों में मृदा से जल, खनिज व का संवहन करता है। क्या करता है? जल का, खनिज का संवहन करता है। यह 4 प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। यानी जाइलम जो होता है ये पौधों में क्या करता है? जल, अभी हमने बताया कि जाइलम से जल को याद रखना है, तो जाइलम क्या करता है? जल और खनिज का स्रावण करता है, यानी परिवहन करता है। अब इसमें पहला क्या है? ट्रैकिड्स, जाइलम ट्रैकिड्स। काष्ठी कोशिका भित्ति एकल कोशिका लंबी नली के रूप में ये क्या होती है? मृत होती है। ध्यान रखना, ये क्या होता है? काष्ठी कोशिका। काष्ठी का मतलब होता है लकड़ी, है ना, जो लकड़ियों की भित्ति में पाया जाता है। एकल कोशिकाएं और लंबी कोशिका के रूप में ये क्या होती है? पाई जाती है। फिर वाहिका वेसल्स जो होती हैं ये एक दूसरे से जुड़ी लंबी कोशिकाएं होती हैं, जिनका कार्य है जड़ से जल व खनिज पौधों के विभिन्न भागों तक पहुंचाना। किसका काम है? वेसल्स। अभी हमने बताया कि वेसल्स यानी ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन। पैरेन्काइमा पास संवहन में सहायता, जीवित ऊतक होता है, ये ध्यान रखना। यहाँ पर पैरेन्काइमा क्या है? जीवित ऊतक है। ठीक है, क्या है? जीवित ऊतक। भोजन को इकट्ठा करने में भी सहायता करती है। अगला फ्लोएम फाइबर, ये क्या होगा? मृत होगा। पौधों को दृढ़ता प्रदान, मृत कोशिका होती है। तो आपसे कभी कभी क्वेश्चन में पूछ दिया जाता है कि जाइलम में ऐसी कौन सी कोशिका पाई जाती है जो जीवित अवस्था में पाई जाती है? तो पूरे जाइलम में 4 कंपोनेंट है ना, ट्रैकिड्स, वेसल्स, जाइलम पैरेन्काइमा, जाइलम
जो है जिसको हम बोलते हैं जाइलम फाइबर। तो पैरेन्काइमा आपको पता है कि जीवित कोशिका होती है, प्रकाश संश्लेषण का भी काम करती है। तो इसलिए यहाँ पर जाइलम पैरेन्काइमा जो होती है जीवित कोशिका जो होती है, इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्या है? फ्लोएम। फ्लोएम क्या होता है? यह ऊतकों में, पादपों में निर्मित भोज पदार्थों को संवहन करता है। मतलब फ्लोएम का काम होता है खाद्य पदार्थों को संवहन करना। अब दो दिशाओं में, अब जैसे ऊपर से नीचे की ओर और नीचे जो है आपको पता है कि टहनियों को भी चाहिए, पार्श्व कोशिकाओं को भी चाहिए, तो ये दो दिशी क्या करता है? परिवहन करने का कार्य करता है। ठीक है, यह चार कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। कौन? फ्लोएम जो होता है ये भी चार कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। कौन? फ्लोएम फाइबर, सीप ट्यूब, कंपेनियन ट्यूब, फ्लोएम पैरेन्काइमा, फ्लोएम फाइबर। ठीक है, यहां पर पहला क्या है? सीप ट्यूब। लंबी छिद्रित भित्ति वाली नलिकाकार कोशिकाएं होती हैं जो चलनी छिद्रों के प्लेटों में छिद्र के द्वारा चलनी कोशिकाओं में संपर्क में रहती है। मतलब क्या होती है? ये क्या होती हैं? इसमें छोटे छोटे छिद्र होते हैं जो अपने कंपेनियन कोशिकाओं, सहायक कोशिकाओं के साथ जुड़ी होती है। ये क्या होते हैं? पैरेन्काइमा कोशिकाएं होती है लंबी, सक्रिय, सघन, है ना, जीवद्रव्य या बड़े केंद्रक वाली होती है। यानी जो साथी कोशिकाएं हैं या कंपेनियन सेल होती है वो क्या होती है? पैरेन्काइमा कोशिकाओं की बनी होती है, लंबी होती है, सक्रिय होती है, और क्या होता है इसमें? सघन, डेंस साइटोप्लाज्म, सघन कोशिका द्रव्य होता है, और इसमें जो होते हैं लार्ज न्यूक्लियस होते हैं। फ्लोएम पैरेन्काइमा। फ्लोएम पैरेन्काइमा क्या होता है? सरल पैरेन्काइमा कोशिकाओं भोजन का संग्रहण व धीमी गति से इन्हें संवहन करने में सहायता करते हैं। तो फ्लोएम पैरेन्काइमा जो होती है ये क्या होती है? ये सरल पैरेन्काइमा कोशिकाओं की होती है। ये क्या करती है? भोजन का संग्रहण करती है, यानी स्टोरेज करने का कार्य करती है, और धीमी गति से उनका क्या करती है? संवहन करती है। अगला फ्लोएम रेशे। फ्लोएम रेशे क्या होते हैं? इनकी यानी फाइबर, ये स्क्लेरेन्काइमा रेशे दृढ़ता प्रदान करने और मृत कोशिकाओं के बने होते हैं। ध्यान रखिएगा, रेशा आपको पता है धागे के समान संरचना जैसे आपको नारियल में होता है, और ये क्या करते हैं? दृढ़ता प्रदान करने का कार्य करते हैं। इन्हें चीजें क्लियर हो? तो ये बच्चों किसका हो गया? फ्लोएम और जाइलम का हो गया। ठीक, अब इसके पहले यदि हम देखें तो जाइलम और फ्लोएम में अंतर क्या क्या हो सकते हैं, डिफरेंसेस क्या हो सकते हैं। तो आपने अभी अभी यहां पर देखा कि मान लीजिए यहां पर हमने ये दो कोशिकाएं बनाई, और यहां पर मान लीजिए ये क्या है? जाइलम, और ये क्या है? फ्लोएम। ठीक है, जाइलम है और क्या है? फ्लोएम है। ठीक, अब इस जाइलम और फ्लोएम में यदि हम कार्य की बात करते हैं, फंक्शन की बात करते हैं, तो ये क्या कर रहा है? जल एवं खनिज का परिवहन करता है। और ये क्या करता है? यह क्या करता है? खाद्य का परिवहन करता है। ठीक है, देन उसके बाद यदि हम देखें तो क्या करता है? यह मृदा से पत्तियों तक संवहन करता है। ठीक है, और ये क्या करता है? यह मृदा से पत्तियों तक संवहन करता है। यह क्या काम करता है? यह पत्तियों से पौधों के पार्श्व भाग, ठीक है, पार्श्व ठीक है, फिर और क्या डिफरेंस शो करता है? यह क्या करता है? निम्न सांद्रता, यानी आप देखोगे कि नीचे से ऊपर की ओर। ठीक है, तो यहां पर क्या होता है? यह सक्रिय परिवहन करता है। और यह क्या करता है?
निष्क्रिय परिवहन करता है। ठीक, तो ये है कुछ जो है जाइलम और फ्लोएम में डिफरेंसेस। तो आपने देखा बच्चों कि जो दृढ़ कोशिकाएं होती हैं, स्थायी कोशिकाएं जो होती हैं, ये पौधों को यांत्रिक सहारा, साथ में उनको मजबूती प्रदान करना और उनके वृद्धि में सहायता प्रदान करने का कार्य करते हैं। तो बच्चों, अपनी पढ़ाई को बेहतर बनाने के लिए, साथ में और नए कंसेप्ट सीखने के लिए हमारे से जुड़े रहने के लिए आज ही हमारे फ्यूके एजुकेशन ऐप को डाउनलोड करें। साथ ही हमारे यूट्यूब चैनल फ्यूके एजुकेशन को अपने दोस्तों तक शेयर करें और वीडियो के जो कमेंट सेक्शन में अपने कमेंट अवश्य दिया करें। तो बच्चों, मिलते हैं हम नए वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद बच्चों।